वेलकम टू माय चैनल इकरा स्टडी पॉइंट। इकरा स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम बताएंगे किस तरीके से हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की बोर्ड के एग्ज़ाम में कापियाँ हमको लिखनी चाहिए, या किस तरह से हम बोर्ड की परीक्षाओं में हिंदी खास तौर से जो 24 तारीख को एग्ज़ाम है, 24 मार्च से स्टार्ट है आपका पहला पेपर, तो किस तरीके से हम लिखेंगे या इसको कैसे लिखेंगे इसका तरीका थोड़ा समझेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको करनी है किनारे जो यहाँ पे आपको लाइनिंग क्रॉस कर लेनी है स्केल से डबल लाइन क्रॉस कर लेंगे इधर, और इतनी ही स्पेस, जितना कि स्पेस आपने इधर दिया हुआ है सेम इतना ही स्पेस आप इस साइड में देखेंगे इधर आपको यहाँ पे देना है। इस तरह से कॉपी को आप इधर फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद इसको इतना स्पेस आप छोड़ देंगे, इसके इधर आपको नहीं लिखना है और इधर इस लाइन के इधर नहीं लिखना है, ठीक है। बीच में लिखेंगे, ठोस रहेगा, अच्छा लगेगा, खूबसूरत दिखेगा कॉपी आपकी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, आप देखें एक पेज पे अगर एक आंसर आ रहा है तो पूरा एक आंसर एक पेज पे लिखेंगे, नेक्स्ट पेज पे जा रहा है तो नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पे प्रश्न संख्या 1 का उत्तर लिखने के बाद आप इसके नीचे ही यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 लिख डालें, ऐसा नहीं करना है आपको। केवल एक प्रश्न एक पेज पे लिखना है, अगर आगे बढ़ता है तो आगे ले जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम करते हैं। तो पहला प्रश्न देखेंगे तो प्रश्न संख्या 1 में आपका क ख ग घ अंग इतने मिलेंगे, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन, यानी बोले तो 2 2 4 1 5 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो होता है आपका प्रश्न संख्या 1, ऊपर आप यहाँ लिखेंगे प्रश्न संख्या 1 का उत्तर। कॉपी जैसे आपको मिले तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें लाइनिंग क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। लाइनिंग क्रॉस करके देख लेंगे कि कैसे आपको करना है, और लाइनिंग क्रॉस करने पे तुरंत आपको हर पेज पे आपको सबसे पहले लाइनिंग क्रॉस कर लेनी है। देखिए हर पेज पे आपको लाइन क्रॉस कर लेनी है, उसके बाद ही आप कुछ कर पाएंगे, ठीक है। इमेज ब्लर आ रहा था इसीलिए मैं थोड़ा सा रुक गया, वीडियो में कहीं ना कहीं ब्लर आ रहा था। तो देखिए इधर आपको इधर लाइन नहीं क्रॉस करनी, लाइन एक तरफ खींचनी है, इधर लाइन बस खींचना नहीं, बस कॉपी को ऐसे फोल्ड कर लेना है। ऊपर देखें एक चीज़ तो लिखना ना भूलेंगे, यहाँ पे रोल नंबर लिखना ना भूलेंगे। ऊपर यहाँ पे दाहिने साइड में आप कोने में रोल नंबर लिख के अपना रोल नंबर जरूर लिख देंगे, हर पेज पे आपको लिखना है, ठीक है। और पहले पेज पे जो आपको भरने को आएगा उस पर तो आपको रोल नंबर भरना। ध्यान रखें कि आपको अपने कॉपी में कहीं भी अपना नाम नहीं लिखना होता है, किसी भी जगह ना आप अपना नाम लिखेंगे, ना अपने माता पिता का नाम लिखेंगे, और ना ही कोई धार्मिक श्लोक लिखेंगे या धार्मिक कोई कथन लिखेंगे या धार्मिक कोई सिंबल लिखेंगे, ठीक है। जैसे बहुत से बच्चे श्री गणेशाय नमः और उसके बाद वही 786 इत्यादि लिखते हैं, ये सब आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो देखें प्रश्न संख्या 1 की अगर हम बात कर लें तो प्रश्न संख्या 1 में जो है हमारे, आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, एक सही होता है, उसको छांट के लिखना होता है। ऊपर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 1 का उत्तर, इसमें देखेंगे तो जो आपका सवाल है क नंबर का, तो देखिए आपको क नंबर यहीं डालना है। क का कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन चौथा सही है, इसलिए मैंने चौथा लिया है। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन की कृति है, यहाँ खड़ी पाई कर देंगे। अब इसके इधर आपको नहीं जाना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे चूंकि थोड़ा सा लाइन लेके और जगह क्रॉस करके लिख सकते हैं आप, तो थोड़ा सा इसको अगर देखें तो ख वाला सवाल देखें, पहले का ख, तो यहाँ पे आपको 1 नंबर डाल दिया, इसलिए यहाँ पे पहले का ख डालने की जरूरत नहीं है। ख का दूसरा ऑप्शन देखें, इसमें से दिया रहेगा कि कोई एक रचना है, उसको बताइए कि उसके लेखक कौन है, तो आप बता देंगे तितली, और तितली के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। जो भी दिया रहेगा किसी एक रचना का उसका नाम लिखना होगा कि उसके लेखक कौन है, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे ग, प्रेमचंद अपने घर में, ये किस विधा की रचना है पूछा था, तो आप यहाँ लिख देंगे प्रेमचंद अपने घर में संस्मरण गद्य विधा की रचना है। उसके बाद देखेंगे घ, इसमें दिया था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक उपन्यास आप बताएं, आप लिखें, तो लिख दीजिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक उपन्यास अशोक के फूल हैं। अंग में देखेंगे तो दिया है कि हिंदी के किसी एक जीवनी लेखक का नाम बताएं, तो हिंदी के एक जीवनी लेखक का नाम हमने लिया है गोपाल शर्मा शास्त्री, और भी हो सकते हैं जिनका नाम आपको याद हो लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन नीचे यहाँ पे पीटीओ लिखना ना भूलेंगे, नीचे जरूर आप लिख देंगे पीटीओ, प्लीज टर्न ओवर, कृपया पन्ना पलटें, ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ हम बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि अगले पेज पे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको नहीं लिखना है, बल्कि अगले पेज पे बढ़ना है। और अगले पेज पे जैसे आप पहुँचेंगे तो देख सकते हैं अगले पेज पे देखिए यहाँ पे, तो आपको दिख रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 2 का उत्तर मैंने लिखा है। प्रश्न संख्या 2 की बात कर लें तो इसमें पहला सवाल यही था कि प्रश्न संख्या 2 का क, प्रगतिवादी युग के 2 प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए।
तो देखिए प्रवृत्तियां और विशेषताओं में अंतर होता है। तो यहाँ प्रवृत्तियां पूछा और प्रगतिवादी युग के 2022 में एग्जाम देने वाले सभी बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग ध्यान से प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी युग अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, दोनों की प्रमुख प्रवृत्तियाँ और उसके बाद यहाँ की विशेषताएँ। वैसे मैं कल लाइव क्लास लूँगा आपका और उसमें सब कुछ बता दिया जाएगा, ठीक है। हो सकता है आज ही आपकी लाइव क्लास ले ली जाए, सब बताया जाएगा डिटेल में। तो देखेंगे तो दिया है प्रगतिवादी युग की दो प्रमुख प्रवृत्तियां। देखिए कभी भी आपको हेडिंग जो डालनी है ब्लैक पेन से डालनी है और यहाँ पे क्या करेंगे आप नीचे डबल लाइनिंग क्रॉस कर देंगे स्केल से, ठीक है। और यहाँ देखिए क है तो इसमें दो होता है, दो पूछा है, दो लिखेंगे तो एक और दो। देखिए कभी भी जब एक और दो केवल हेडिंग के तौर पर लिखना हो तो आप बीच में एक लाइन छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पहला शोषितों के प्रति सहानुभूति, दूसरा है सामाजिक यथार्थवाद। ये दो हमारा प्रगतिवादी युग की दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं तो प्रगतिवादी युग के कवि एवं उनकी रचनाएं पूछा था कि कोई दो कवि बताइए प्रगतिवादी युग के और उनकी रचनाएं आप बताइए। तो आप लिखेंगे ख डाल के प्रगतिवादी युग के दो कवि एवं उनकी रचना, ये हेडिंग है और इसके बाद आप डैश लगा के छोड़ देंगे। नीचे लिखेंगे एक तरफ कवि और एक तरफ रचना। कवि में लिखेंगे आप केदारनाथ अग्रवाल, ये चूंकि प्रगतिवादी युग के कवि हैं तो केदारनाथ अग्रवाल, और उनकी रचना है, केवल एक रचना लिखनी है, मैंने यहाँ पे दो लिख दिया ताकि आपको याद रहे, युग की गंगा हे मेरी तुम, आपको एक लिखनी है आपके पेपर में। नागार्जुन ये भी कवि हैं हमारे प्रगतिवादी युग के और इनकी रचना युग धारा प्यासी पथराई आंखें, दो यहाँ मैंने लिया है। अगला दिया था कि कोई चार दिया था, उसमें से आपको किसी दो का रचना दिया था और उनके रचयिता के नाम बताने कि उनके कवि कौन हैं। तो लोकायतन के कौन रचयिता हैं, तो सुमित्रानंदन पंत, और रश्मि के महादेवी वर्मा, ठीक है। अब देखिए दूसरे का हमने यहाँ पे क ख ग ले लिया। अब क्वेश्चन खत्म हो गया दूसरा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो जैसे तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो देखेंगे थोड़ा सा तीसरे क्वेश्चन की तरफ जैसे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा तीसरा क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। इसमें देखेंगे अ है, संदर्भ सहित व्याख्या है। तो संदर्भ सहित व्याख्या की अगर बात करें तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया आपको क्वेश्चन पेपर कैसे मैंने सॉल्व किया उसको, तो वहाँ पे देखेंगे तो इसका अ वाला कर रहा हूँ मैं। तो अ में आप सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में देखिए क्या करना है आपको, लिखना है प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जिस चैप्टर से, तो चूंकि जो ये खंड दिया हुआ है ये ममता से था तो मैंने लिखा है ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। यहाँ चैप्टर का नाम और लेखक का नाम लिखना कंपलसरी है। इन दोनों को आप ब्लैक पेन से लिखेंगे और अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है, छोड़ देंगे। देखिए स्केच का इस्तेमाल ना करें, स्केच का इस्तेमाल करेंगे तो दूसरी तरफ क्या है उसका दिखाई देता है, इधर भी लिखने के बाद बाहर भी दिखेगा, आपको कॉपी अच्छी नहीं लगेगी। तो इतना आपको जरूर लिखना है कि प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। आगे देखेंगे उसमें दिया है ब वाला सवाल। ब क्या दिया है कि ब में दिया है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो ब में पहला रेखांकित अंश जो देखिए अगर दो जगह रेखांकित है उसमें लाइन अंडरलाइन, जैसे ये मैंने अंडरलाइन किया है, इस तरह से अगर आपको गद्य में कहीं पेपर में क्वेश्चन पेपर में ऐसे मिल जाएगा अंडरलाइन, तो उसी की व्याख्या ये पूछ रहा है रेखांकित अंश की। तो उसमें दो रेखांकित अंश है तो दोनों का मैंने अलग अलग लिया है। तो पहले लिखेंगे प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें लिखेंगे श्री जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जब सोने से भरी थाल आते मतलब उसकी ममता ने देखा तो वह हतोत्साहित हो गई और पिताजी से बोली, आप क्यों अपनी विपत्ति का सामान इकट्ठा कर रहे हैं, भगवान के विरुद्ध इतना साहस आप कैसे कर सकते हैं। दूसरा द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या ऐसे देखिए, आप जैसे हेडिंग डालेंगे ना तो याद रखें इसके सामने आपको नहीं लिखना है, इसकी निचली लाइन से और इसके सामने से यहाँ से लिखना है, फिर नेक्स्ट लाइन में यहाँ से इसके बीच से हेडिंग के बीच से आपको लिखना है, ठीक है। इतना जगह छोड़ने के बाद जब ममता ने देखा तो वह बोली, आभूषणों से भरा थाल जब ममता ने देखा तो वह बोली, पिताजी ये आभूषण वापस कर दीजिए, मैं इसकी चमक देखकर कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को मेरे अंधा बना रही है। नीचे फिर आप यहाँ लिख देंगे PTO, ठीक है, प्लीज टर्न ओवर, तो यहाँ लिख देंगे PTO। उसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए इसको देखिए, उसी में एक और सवाल रह गया था 100 अ ब 100। तो देखिए यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने पीछे नहीं लिखा, यहाँ नेक्स्ट पेज पे लिखा है। तो 100 क्या है, अपने पिता द्वारा शेर शाह द्वारा भेजे गए स्वर्ण आभूषणों को स्वीकार करना ही ममता को परम पिता के इच्छा के विरुद्ध लगाए। ये क्वेश्चन था, उसमें उस क्वेश्चन का आंसर है जो पैराग्राफ से छांट के लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे ये तीसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो तीसरा क्वेश्चन जैसा समाप्त हो गया तो ये जगह खाली है, तो आप ये ना सोचें कि इसको खाली भरना जरूरी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप नेक्स्ट पेज पे नया क्वेश्चन लिखेंगे, इस पर आपको नहीं डालना है प्रश्न संख्या 4 का उत्तर। हाँ, तीसरा में अगर अ ब 100 द करके ऐसे और भी होता तो आप लिख सकते थे, लेकिन इस पर आप दूसरा नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कैसे, तो अगला देखेंगे कैसे क्या है।
तो प्रश्न संख्या 4 की अगर बात कर लें, देखिए गद्य जैसे गद्य का व्याख्या देता है वैसे पद्य का भी व्याख्या देता है। पद के व्याख्या को भी देखते हैं किस तरीके से हमको करना है इसको, तो आइए समझते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर, तो इसमें देखेंगे जो पद दिया है उसकी व्याख्या करनी है, तो संदर्भ सबसे पहले इसमें लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ भी रोल नंबर आप ऊपर लिख देंगे। संदर्भ सबसे पहले लिखेंगे, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के हल्दी घाटी नामक शीर्षक से लिया गया। हल्दी घाटी नामक शीर्षक है, उसी से लिया गया है और इसके रचयिता श्री श्याम नारायण पांडे जी हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको इसमें काव्य में लिखना हो, यानी पद्य जो कविता के रूप में दी गई रहती है, उसका जब आपको लिखना हो तो आप रचयिता लिखेंगे, और गद्य जो दिया जो कहानी की तरह दी गई रहती है उसका जब आप लिखेंगे तो आप यहाँ पे लेखक लिखेंगे। यहाँ रचयिता या कवि लिख सकते हैं। तो हल्दी घाटी है नामक शीर्षक से लिया गया, इसके रचयिता श्री श्याम नारायण पांडे जी हैं। हल्दी घाटी से आप समझ ही गए होंगे, महाराणा प्रताप की बात चल रही है। तो प्रसंग इसमें लिखेंगे, काव्य वाले में प्रसंग लिखना है आपको। इस खंड काव्य में महाराणा प्रताप द्वारा युद्ध भूमि में दिखाए गए साहस का वर्णन किया गया है। ठीक है, इतना आप लिख देंगे। उसके बाद महाराणा उस जो काव्य खंड दिया है उसकी व्याख्या करेंगे। तो लिखेंगे, कवि कहते हैं कि युद्ध में मेवाड़ केसरी अर्थात महाराणा प्रताप केवल युद्ध का तमाशा ही नहीं देख रहे थे, बल्कि वो रणभूमि में दौड़ दौड़ कर इस प्रकार युद्ध कर रहे थे जैसे वो मान सिंह के खून के प्यासे हों। देखिए खड़ी पाई, फिर यहाँ जब खड़ी पाई लगा दें तो ये लाइन छोड़ दीजिए, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, राणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर इस प्रकार युद्ध कर रहे थे मानो जैसे मृत्यु का प्रलयकारी भीषण रूप लिए युद्ध भूमि में आ धमका हो। ठीक है, इसके बाद देखिए अंडरलाइन, यहाँ पे क्या करेंगे आप, खड़ी पाई, फिर एक लाइन छोड़। देखिए जैसे एक क्वेश्चन एक हेडिंग समाप्त हो, दूसरा हेडिंग आपको लिखना हो तो बीच में जरूर यहाँ लाइन छोड़ दिया करिए। देख लीजिए, एक एक लाइन छोड़ के या 2 लाइन छोड़ के फिर लिखना शुरू करिए। तो काव्यगत सौंदर्य आपको लिखना पड़ेगा, इसमें जो पद दिया रहेगा कि इसमें क्या है, रस कौन सा है, छंद कौन सा है, अलंकार कौन सा है। तो रस महाराणा प्रताप की लड़ाई युद्ध की बात चली तो वीर रस है, शैली ओजपूर्ण है, छंद में श्लेष अतिशयोक्ति उत्प्रेक्षा अनुप्रास, और भाषा हिंदी खड़ी बोली। ठीक है, ये आपको देखना होगा कि कौन क्या होगा, उसका आंसर अपने एतबार से आपको छांटना होता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 5 की बात कर लेते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 में आप देखेंगे तो इसमें है कि आप ऊपर लिखेंगे प्रश्न संख्या 5 का उत्तर, फिर यहाँ पे देखिए जीवन परिचय लिखना होता है। तो जीवन परिचय में मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय लिखा है, उसमें 3 लोगों का दिया होगा, 3 या 4, तो उसमें से आप किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। तो मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सिलेक्ट किया, और यहाँ क्या करेंगे, इनको बॉक्स में ब्लैक पेन से लिख देंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1884 इनका जन्म है और 1963 ईस्वी इनकी मृत्यु का समय है। तो दोनों को ऊपर दिखा देंगे। नीचे यहाँ देखेंगे जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद वो लाइन छोड़ देंगे, उसकी निचली लाइन से लिखेंगे देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरा देई नामक ग्राम में हुआ था। आप चाहें तो इनके जो पिताजी हैं उनका नाम आप अंडरलाइन कर सकते हैं। इनके पिता का नाम महादेव सहाय, देखिए जब भी नाम लिखें तो सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा लें, था। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की। खड़ी पाई, अगली लाइन में चलेंगे। इन्होंने चंपारण आंदोलन में गांधी जी के साथ भाग लिया, 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति रहे। इनको भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। 1952 ईस्वी से 1962 ईस्वी तक ये राष्ट्रपति पद पर सुशोभित रहे। 1962 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। आपका निधन 28 फरवरी 1963 ईस्वी का होगा। ये जीवन परिचय होता है, 2 नंबर का होता है और एक रचना बतानी होती है। तो हमने यहाँ पे 2-3 रचना ले लिया है। आप एक आपको याद हो तो एक लिख सकते हैं, 2-4 याद हो 2-4 लिख सकते हैं। ठीक है, चंपारण में महात्मा गांधी, इनकी रचनाएं हैं। मेरी आत्मकथा, शिक्षा और संस्कृति, आपको ये एक भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा। इस पे 2 नंबर और इस पे 1 नंबर दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो ये तो गद्य वाला हो गया। पद्य की बात करें तो पद्य में भी हमको रचना लिखनी होती है, तो पद्य वाले की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे पद्य वाले में हमारा महादेवी वर्मा का मैंने लिया है। तो लिखेंगे आप महादेवी वर्मा के, देखेंगे महादेवी वर्मा वाला। तो इसमें आप मैंने 5वें का ख देखेंगे, वहाँ 5वां क्वेश्चन था उस पेज पे। यहाँ जब हम दूसरे पेज पे जाते हैं तो 5वें का ख लिखेंगे ऐसे। महादेवी वर्मा 1907 में इनका जन्म हुआ, 1987 में इनकी मृत्यु हुई। बात कर लें इनके जीवन परिचय की। श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में सन 1907 ईस्वी में होलिकोत्सव के दिन हुआ था, होली के दिन हुआ था। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य और माता हेमरानी विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। संस्कृत से MA उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गई। इनका विवाह अल्पायु में ही हो गया, कम उम्र में शादी हो गया था इनका। और कुछ समय तक चांद पत्रिका का संपादन भी किया। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रहीं। यह पद्म भूषण से सम्मानित थी। इनको भारत भारती पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित भी किया गया।
इनकी कृति यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 11 सितंबर 1987 को। ये संसार को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। इनकी रचनाएं निहार, सांध्य गीत, रश्मि, दीपशिखा, निर्जा, मेरा परिवार, यामा। आपको इसमें से कोई एक लिखना है, ठीक है, चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, आपकी अपनी स्वेच्छा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो एक श्लोक दिया होगा और इस श्लोक की व्याख्या पूछेगा आपसे, संस्कृत वाला। तो संस्कृत खंड से देखेंगे तो इसमें संदर्भ आप क्या लिखेंगे, संदर्भ इसमें लिखेंगे कि संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से अवतरित है। प्रसंग में बात करेंगे तो प्रसंग में लिखेंगे हम कि प्रस्तुत श्लोक में भारत की अवस्थिति पर प्रकाश डाला गया है। अनुवाद, समुद्र के उत्तर में हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है भारतवर्ष है, जिसकी संतान भारतवासी हैं। ठीक है, आगे देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 7 का उत्तर का क देखिए, एक श्लोक लिखना होता है आपको, संस्कृत का एक श्लोक लिखना होता है जो इस पेपर में ना आया हो। तो 2 श्लोक कम से कम आप याद कर लीजिएगा, एक जो इसमें आया होगा उन्हें लिखना होगा। तो देखिए श्लोक मैंने लिखा है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। एक लाइन जैसे पूरा करेंगे, एक और डबल लाइन पूरा करेंगे तो डबल यहाँ पे लाइनिंग क्रॉस कर देंगे आप। ख क्वेश्चन देखिए इसका 7वें का ख। तो ख का पहला पूछा था कि कुत्र मरणम मंगलम भवति, मतलब कहाँ मरने पे आदमी जो है वो मंगलम भवति। तो आप लिखेंगे वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति। ठीक है, यहाँ देखेंगे ख का आपका चौथा सवाल जो है इसमें से कौन सा, जो आपको देखना है कि कौन आप करेंगे। क ख ये ग का होगा, सॉरी यहाँ ग कर लीजिएगा। तो ग का युद्धम जित्वा बहुच्छसे महिम, ये संस्कृत का होता है, जो आपके चैप्टर जो पढ़े होंगे आप उन्हीं में से देता है क्वेश्चन, और उसका एक लाइन में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आपको देना होता है। नेक्स्ट अगर बात करें प्रश्न संख्या 8 की, तो प्रश्न संख्या 8 को ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे पूछेगा आपसे करुण रस या हास्य रस में से किसी एक की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। तो आप ये तो गारंटी है आपके पेपर में आएगा 100%। तो करुण रस को ऐसे आप लिखेंगे, करुण रस परिभाषा लिखेंगे, करुण रस का अस्थायी भाव शोक है। शोक को ब्लैक पेन से लिखेंगे सिंगल इनवर्टेड कामा में। शोक नामक अस्थायी भाव जब विभाव अनुवाद तथा संचारी भावों से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण देखिए, एक लाइन छोड़ दीजिएगा, उदाहरण लिखिए, फिर नीचे उसके लिखेंगे मणि खोए भुजंग सी जननी कौमा फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, श्रवण कुमार वाला है कहानी। तो यहाँ स्पष्टीकरण भी लिखेंगे आप, जब भी काव्य करुण रस की परिभाषा लिखेंगे तो स्पष्टीकरण लिखेंगे। अस्थायी भाव इसमें शोक है। विभाव में देखेंगे तो आलम्बन श्रवण है, आश्रय पाठक है, और उद्दीपन दशरथ की उपस्थिति है। अनुभाव सिर का पटकना है, संचारी भाव स्मृति या विषाद है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे जैसे देखेंगे तो यहाँ पे आएगा रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या उपमा अलंकार। इन्हीं में से किसी 2 का देगा अथवा करके, और उसी में से एक को करना होता है आपको। तो यहाँ मैंने रूपक अलंकार लिया है 8वें का ख। परिभाषा देखेंगे इसकी, तो जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण चरण कमल बंदो हरिराई। स्पष्टीकरण देखेंगे, लिखेंगे इसका, यहाँ चरण में कमल का भेद न रखकर एक रूपता बताई गई है। और आगे आपको क्या करेगा, ऐसे जैसे लिखा मैंने चरण कमल बंदो हरिराई, 2 लाइन दे देगा और पूछेगा इसमें बताइए कौन सा छंद है। तो आप बताएंगे इसमें सोरठा है कि दोहा है, जो भी है आप बताएंगे, रोला है, तो छंद आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें सोरठा छंद था, सोरठा मैंने लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से, ये अच्छा क्वेश्चन है। यह आएगा अनु उपसर्ग, मतलब उपसर्ग देगा आपको 5, जिसमें से 3 से आपको एक एक शब्द बनाने होंगे। तो अनु से बना देंगे अनुचर, स से बना देंगे सहयात्री, और अप से बना देंगे अपमान। अपमान देखिए, ये जो उपसर्ग होता है ये शब्द के आगे लगता है, ठीक है, शब्द से पहले लगता है। तो अनुचर, सहयात्री और अप से अपमान। उसी तरह यहाँ प्रत्यय देगा, और प्रत्यय में 3 से आपको बनाना होता है। तो प्रत्यय का मतलब ये पीछे आता है, शब्द के बाद में आता है। तो यहाँ पन तो दीवानापन, ता तो मधुरता और सुंदरता, वाह दिखावा, पहनावा, ओढ़ावा, जो भी है आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आप, तो बताना होता है कि इसमें कौन सा, इसका विग्रह क्या होगा, समास विग्रह, और कौन सा समास है। तो आप लिख लेंगे एक तरफ शब्द, एक तरफ विग्रह, एक तरफ समास। तो यहाँ लिखेंगे आचार विचार। देखिए बीच में योजक चिन्ह लगा हो और दोनों यहाँ प्रधान हो, दोनों पद, तो आप समझ लीजिएगा ये बीच में योजक चिन्ह का मतलब और है। आचार और विचार लिखेंगे आप विग्रह इसका। समास देखिए द्वंद्व समास होगा। अष्टग्रह, अष्टग्रह की बात कर लें तो देखेंगे अष्ट मतलब 8 होता है, जिसमें गिनती पहले आ जाए वो समझ लीजिएगा कि हमारा द्विगु समास होता है। तो अष्टग्रह इसका विग्रह क्या होगा, 8 ग्रहों का समूह, ये द्विगु समास होता है। ठीक है, इसी तरह नवरत्न आ जाए, चारपाई आ जाए, चौराहा आ जाए, वो सब आपका त्रिभुज आ जाए, द्विगु समास होता है। अब एक तरफ तद्भव, एक तरफ तत्सम पूछता है इसमें से कि आप इसका तत्सम रूप लिखें। तो 5 दिया रहेगा, 2 का आपका लिखना है।
तो निर्गुण का होगा निर्गुण, आंसू का होगा अश्रु। ये तद्भव जो होते हैं कौन से होते हैं भाई, ये पहले संस्कृत के थे, बाद में ये हिंदी में यूज होने लगे और हिंदी के ही बन के रह गए, और ये आज भी संस्कृत में ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे 9 का अंग। ये क्वेश्चन है कि शब्द और पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द लिखनी होती है 2 का, मैंने यहाँ 3 का लिख दिया है। तो विष्णु का देखेंगे नारायण, चक्रपाणी, हाथी का गज, हस्ती, मतंग। आपको केवल 2-2 आपको लिखना होता है, एक देगा शब्द और उसी के 2 पर्यायवाची लिखने होते हैं, यमुना, कालिंदी और दुर्गा। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा कि प्रश्न संख्या 10 का उत्तर, शब्द दिया रहेगा संधि और संधि का नाम पूछ देगा। तो देखिए यहाँ पे मात्र प्लस आज्ञा ये शब्द है, तो ये लिखेंगे मात्र। देखिए जब तो ऋषि वाला मात्रा आ जाए यहाँ पे तो ये त्र बन जाता है, तो मात्राज्ञा बन जाएगा। और देखिए आपका संधि दूसरा कुछ है नहीं इस बार, तो आपका यड़ संधि ही है। आपको अगर मान लीजिए संधि नहीं आती है कि इसमें कैसे संधि करें इसका, तो आप संधि का नाम जरूर लिख देंगे, आधा नंबर इस पर आपको मिल जाएगा। तो आपके सिलेबस में यड़ संधि है ही है, संधि जहाँ आए वहाँ यड़ संधि ही लिखना है आपको। तो मात्राज्ञा में यड़ संधि है। यहाँ मधु प्लस अरि, तो मधु जो ऊ का मात्रा है ये वह बन जाता है, मध्व अरी, मध्वरी, मध्वरी यड़ संधि है। उसके बाद आपका शब्द देगा और पूछ देगा चतुर्थी विभक्ति में एक वचन बताइए, या आपसे पूछ देगा षष्ठी विभक्ति में बहुवचन बताइए, ऐसे पूछ सकता है। तो फल का पूछा था चतुर्थी विभक्ति में एक वचन, तो फल का होता है फलाए, और नदी का होता है नद्दे, 2 शब्द का बताना होता है आपको। फिर यहाँ देखें पठताम पूछ दिया था, पठताम बताइए किसमें लकार कौन सा होगा, कौन सा धातु है, पुरुष कौन सा होगा और वचन कौन सा होगा। तो पठताम आप लोट लकार है, पट धातु का है, प्रथम पुरुष है, द्विवचन है। इसका संस्कृत अनुवाद करना था, कल मैं विद्यालय जाऊंगा, तो ऐसे लिख के आप चाहें तो ये जो मैंने यहाँ अनुवाद किया नीचे लिख लेंगे अनुवाद, और अनुवाद नीचे कर देंगे। अहम स्वः विद्यालयम गमिष्यामि। ठीक है, यहाँ दिया वाराणसी गंगा के पावन तट पर स्थित है, वाराणसी गंगाया पवित्र तटे स्थिता। ठीक है, तो इस तरीके से इसके बाद देखेंगे आपका आएगा निबंध लिखने के लिए। निबंध अपने तरीके से आप लिख लेंगे। निबंध आप जानते हैं कि निबंध कम से कम 2 पेज में आपको लिखना होगा। और उसके बाद आगे अगर बात करें निबंध को छोड़ के, तो एक आपका आएगा मेवाड़ मुकुट वाला। ठीक है, तो मेवाड़ मुकुट में महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण याद कर लीजिएगा अच्छे से, और उसकी जो कथा वस्तु है, पूरे सार है उसका, पूरी कहानी है कि किस किस तरीके से उस कहानी को किया गया है, तो उसको आप जरूर याद कर लेंगे। ठीक है, उस पर आपके ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। 2 क्वेश्चन मिलेगा आपको खंड में से, केवल 2 ही करना है, मेवाड़ मुकुट वाला, और कोई नहीं करना है। ठीक है, और मेवाड़ मुकुट के आप क्वेश्चन कर लेंगे, और निबंध आप लिख लेंगे। निबंध आप खासतौर से कोरोना पे देख लेंगे, स्वदेश प्रेम पे देख लेंगे, और आप देख लेंगे उसमें मेरे प्रिय टीचर, और पर्यावरण प्रदूषण, बढ़ती जनसंख्या, मोबाइल एक अभिशाप, इस तरह का आप जरूर देख लेंगे टॉपिक। और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इस तरह से हाई स्कूल की बोर्ड की परीक्षा में जो भी आपके पेपर होने वाले होंगे, उनसे पहले आपको इस तरह से एक सॉल्व कॉपी दिया जाएगा और बताया जाएगा किस तरीके से आप पेपर को करें। लाइव क्लास भी आपको जल्द मिलने वाली है हिंदी को लेकर के, और एग्ज़ाम से पहले एक लंबी क्लास आपकी होने वाली है, जिसमें आप सब जुड़ें जरूर और उसका फ़ायदा उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ये सब वीडियो देखने के लिए।